बच्चों, अभी हम इकोलॉजी चल रहा था अपना टॉपिक, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फूड चेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंदर अगर हम बात करें, हमने ग्रास, रेबिट, वोल्फ एंड लॉयन को कंसिडर किया था। एंड मैंने थर्मोकाइनेटिक कंसेप्ट बताया था कि जैसे जैसे अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 और T4 की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी का लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो लास्ट में आते आते अपने यहाँ से 100 किलो कैलोरी से स्टार्ट किया था बेटा, कि रेबिट के पास 10% गई, कितनी 10 किलो कैलोरी, वोल्फ के पास गई 1 किलो कैलोरी एंड लॉयन के पास गई 0.1 किलो कैलोरी। तो फूड चेन हमने बनाई थी, उसके अंदर सारे ऐड कर दिए थे अपन ने, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। बट इसके अंदर हमने डीकम्पोजर को मेंशन नहीं किया था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि डीकम्पोजर को हमने जो मेंशन नहीं किया था वो क्यों नहीं किया। और डीकम्पोजर जो होते हैं हम पढ़ रहे हैं कि फूड चेन के अंदर हम डीकम्पोजर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल जो फूड चेन के जब अपन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरेबल फूड चेन के अंदर हम डीकम्पोजर को कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, चलिए देखते हैं, रीजन समझते हैं। मान लो अगर हम डीकम्पोजर को रखते भी तो इस लॉयन के बाद में रखते, अगर रखते भी तो लॉयन के बाद रखते। लॉयन के पास एनर्जी हमने भेजी है 0.1 किलो कैलोरी, ट्रॉफिक लेवल T4। इसके बाद अगर हम डीकम्पोजर को रखते, इससे पहले तो नहीं रख सकते ना। ऐसा तो नहीं कि लॉयन से पहले डीकम्पोजर को रखें। लॉयन डीकम्पोजर, अरे लॉयन का बैक्टीरिया थोड़ी खा रहा है। तो बोले तो लॉयन के बाद अगर रखते या सबसे पहले रख दे, प्रोड्यूसर से पहले रख दे, नहीं रख सकते। तो चलो मान लो हमने डीकम्पोजर को सबसे लास्ट में रख दिया लॉयन के, क्लियर है। तो अगर हम डीकम्पोजर के बाद अगर एनर्जी की बात करेंगे तो कितनी ट्रांसफर होगी अकॉर्डिंग टू 10% लो, एनर्जी ट्रांसफर कितनी होगी 0.01 किलो कैलोरी। डीकम्पोजर के पास एनर्जी गई 0.01 किलो कैलोरी। बट अगर हम इन माइक्रोब्स की बात करें, इनके नंबर की अगर बात करें बेटा, कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, या बोले तो डीकम्पोजर, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डीकम्पोजर मिलियंस नंबर में है। अगर उन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर 0.01 किलो कैलोरी एक बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो सोच सकते हो हर एक के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी। तो बोले तो इतनी कम एनर्जी हो जाएगी, उनके नंबर इतने ज़्यादा है कि वो उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे या उस एनर्जी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बोले तो एक प्रकार से ये एनर्जी क्या है बेटा, नेग्लिजिबल एनर्जी है, नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हम डीकम्पोजर को T5 पर नहीं रख रहे हैं। तो सर अब क्या करें, डीकम्पोजर वो है कि इतने ज़्यादा नंबर है तो इनको एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया नेचर ने कि हर ये जो होते हैं वो हर एक एनर्जी, हर एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल से मतलब T1 से T4 तक हर ट्रॉफिक लेवल से क्या लेते हैं, ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे हम बात करें प्रोड्यूसर की, मान लो आज एक प्लांट था, गिरा, मरा, उसका क्या करेगा, डीकम्पोजिशन। कौन करेंगे बेटा, डीकम्पोजर करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, खुश हो जाएंगे। चलिए आज आगे बात है प्राइमरी कंज्यूमर। बोले तो हर्बीवोर जैसे ही मरेगा उसको भी कंज्यूम कौन करेगा, डीकम्पोजर। सेकेंडरी कंज्यूमर भी डीकम्पोजर, टॉप कंज्यूमर मरेगा तो भी डीकम्पोजर। अरे मरेगा तब की बात चल रही है बेटा। अब ऐसा नहीं लॉयन को पता चला कि माइक्रोब्स खा रहे हैं जिंदा को, नहीं जिंदा नहीं, मरने के बाद। या इनका मान लो जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिकल मटेरियल है, अरे मान लो गोबर जो है, उनको क्या डिकम्पोज करेंगे, डीकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे। प्लांट की लीव्स गिरी, पूरा प्लांट गिरा, कौन गिरा, कौन करेगा, डीकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे। और उन मिनरल्स को कहाँ मिला देंगे, सॉइल के अंदर, और खुद कुछ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हुई है किसके पास, डीकम्पोजर के पास, यस। प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफर हुई है डीकम्पोजर के पास, यस। सेकेंडरी कंज्यूमर से भी यस, और टॉप कंज्यूमर से भी यस। तो बोले तो डीकम्पोजर जो होते हैं उनके लिए कोई ट्रॉफिक लेवल डिसाइडेड नहीं है, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल से फीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, साथ में बोलो मिनरल भी ट्रांसफर हो रहा है, यस। बोले तो प्रोड्यूसर से लीफ गिरी, लीफ का डिग्रेडेशन हुआ तो क्या मिनरल ट्रांसफर हुआ, यस। प्राइमरी कंज्यूमर मरा, यस। सेकेंडरी टॉप कंज्यूमर, तो एनर्जी और मिनरल ट्रांसफर हो रहे हैं किसके पास, डीकम्पोजर के पास। और डीकम्पोजर उन मिनरल को वापस ऐड कर देते हैं सॉइल में, और सॉइल से कौन ऑब्टेन कर लेता है बेटा, इनको, प्रोड्यूसर। बट अगर हम एनर्जी की बात करें, मिनरल्स को तो हमने देख लिया, साइकिल कर दिया कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर की ओर ट्रांसफर हो रहा है, कौन, मिनरल। और वही मिनरल डीकम्पोजर के पास भी आ रहा है, और वापस डीकम्पोजर से कहाँ जा रहा है बेटा, वो प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। तो बोले तो मिनरल साइकिल अपन ने कल पढ़ा था कि जो मिनरल साइकिल है वो कैसा है, अपने नेचर का क्लोज सिस्टम है, या बोले तो साइक्लिक है।
या अपने साइक्लिक बोला था। बट यहाँ पे अगर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल T1 टूवर्ड्स T4 की एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर की ओर ही ट्रांसफर होगी, कभी भी बैक फ्लो नहीं होगा। बैक फ्लो का मतलब क्या है कि बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या बताइए, क्या डीकंपोजर क्या प्रोड्यूसर को एनर्जी दे सकते हैं? तो एनर्जी ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है बेटा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है डीकंपोजर भी तो बेटा क्या है, कंज्यूमर, इनके पास एनर्जी जा रही है। बट ऐसा नहीं होगा कि डीकंपोजर की एनर्जी वापस प्रोड्यूसर प्लांट के पास थोड़ी आ रही है, या प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी प्लांट के पास थोड़ी आ रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी इधर नहीं आ रही है। बोले तो एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी? ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल फ्लो फॉलो करेगी। मिनरल साइकिल साइक्लिक को फ्लो कर रहा है, एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल। बोलो तो प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। एनर्जी जा रही है डीकंपोजर के पास, मिनरल भी जा रहा है, बट मिनरल तो वापस प्रोड्यूसर के पास पहुंच रहा है, तो कैसा है, साइक्लिक है। बट एनर्जी वापस प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंच रही है बेटा। आई क्या, प्रोड्यूसर के पास सनलाइट आई थी, सनलाइट आई है, एनर्जी आई है, क्या वापस गई है? नहीं गई। प्रोड्यूसर ने बनाया, वो एनर्जी कहाँ चली गई? अपने ये बोले तो यूनिवर्स के अंदर बिखर गई। प्लांट ने बनाया कुछ फूड, कुछ हीट लॉस हुआ, तो कहाँ फैल गया? वो यूनिवर्स में चला गया। प्राइमरी कंज्यूमर ने जो एनर्जी बनाई वो कहाँ चली गई? जो वेस्ट हुई थी, जो लॉस हुआ था, कहाँ चला गया? यूनिवर्स के अंदर। तो बोले तो वापस लौट के नहीं आया। इसलिए क्या है, ये अपना एनर्जी के लिए अपना बायोस्फीयर कैसा है, ओपन सिस्टम। या अगर हम बात करें, नोट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि मिनरल साइकिल कैसा है बेटा, साइक्लिक है। और एनर्जी फ्लो क्या है, यूनि डायरेक्शनल। ध्यान रखना, जो एनर्जी है ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल फ्लो फॉलो करती है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाती है। क्लियर है? अभी आते हैं अपन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात कर रहे हैं अपन, थर्मोकाइनेटिक कंसेप्ट की बात की थी, वहीं पे अभी पढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बट यहाँ पर हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में क्यों पीछे रहे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लोट का मतलब बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ जो कि तुम्हें सभी को पता है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो कि हर कोई बच्चा जानता है, हर घर का बच्चा जानता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो बना सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल अपने बताया बेटा कि सन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रोड्यूसर के पास, यस सर हो रही है। प्रोड्यूसर से जा रही है कंज्यूमर के पास, एक ही डायरेक्शन में भी जा रही है। बोले तो सन से कौन सी लाइट एनर्जी आई बेटा? लाइट एनर्जी। प्रोड्यूसर ने लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में। और कंज्यूमर के पास जो एनर्जी गई, कंज्यूमर से वो खर्च किस फॉर्म में हुई? हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी में मतलब कंज्यूमर इधर उधर भाग रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, कभी उस गलियों में जाएगा, उस गलियों में जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोले कभी साइकिल लेके जा रहा है, कभी पैदल जा रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी, कोई अगर मैकेनिकल डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी लग रही है। तो बोले तो कंज्यूमर से एनर्जी का बहुत सारा लॉस होता जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बोले तो जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया अलग अलग फॉर्म में, दैट इज हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी नाइदर भी क्रिएट, यहाँ पे एनर्जी को बनाया नहीं है, एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। जैसे लाइट एनर्जी को प्लांट ने, प्रोड्यूसर ने कट किया, कन्वर्ट किया बेटा किसके अंदर? रिबोल केमिकल एनर्जी में। किसमें किया? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी जिसको यूज किया कंज्यूमर ने, उसको अलग अलग फॉर्म, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर या कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यह कन्वर्जन ही हुआ है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, देन कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो ऑलवेज एक यूनिडायरेक्शनल है, जैसे आपने दिखाया है, सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर सब आ चुके बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉप कंज्यूमर। क्लियर है? तो एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर है? और एनर्जी हमारे इकोसिस्टम का क्या है, हमारे नेचर का क्या है, हमारे बायोस्फीयर का क्या है बेटा? एक ओपन सिस्टम है। क्लियर है? ये हम पढ़ चुके हैं कैसे ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट बेटा अपना स्लॉट, पहले था फ्लोट, अब है स्लॉट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक अपने सिलेबस में जो है बेटा फ्लोट ही है, स्लॉट अपने सिलेबस में नहीं है।
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम में अगर फ्लोट आ गया तो स्लोट को भी अपन को समझना जरूरी है। एक लाइन बोली थी मैंने बेटा, आज वो दिन आ गया है कि जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए डीकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर सफिशिएंट है। बोले तो क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट है, बट मैक्रो कंज्यूमर भी तो नेचर में आए हैं। उनके आने का रीजन क्या था, आज वो चीज़ आ चुकी है। उस दिन टीजर तुम्हें मिला था, आज उसका रीजन तुम्हें मिलेगा। उस दिन टीजर मिला था, आज रीजन मिलेगा कि मैक्रो कंज्यूमर आए ही क्यों। बोला कि जब जरूरत ही नहीं तो आए क्यों। और तुम्हें पता है गॉड, भगवान या अल्लाह किसी भी चीज़ को बनाता है बिना लॉजिक के तो नहीं बनाता, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा है। क्या लॉजिक है देखिएगा बेटा, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं मन कि T1 से जब T2 की ओर गए, बोले तो जब ट्रॉफिक लेवल T1 से T2 की ओर एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है। अगर हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हुई है तो अपने एटमॉस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल है कि नहीं है, तो अपने एटमॉस्फेयर में जो गैसियस मॉलिक्यूल है तो बोले तो एटमॉस्फेयर में मिल चुकी है, बायोस्फीयर में मिल चुकी है, तो बोलो इनकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, यस एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब है उन मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी बढ़ी है तो उन मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस, बोलो तो बिखराव, बोलो रैंडमनेस, बोले तो बिखराव कम होगा कि ज़्यादा होगा, बोलिए सर ज़्यादा होगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब ही होता है बेटा बिखराव। एंट्रोपी और रैंडमनेस बात एक ही है, रैंडमनेस या एंट्रोपी ज़्यादा होने का मतलब है बिखराव ज़्यादा है। बोले तो डिसऑर्डरलीनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंट्रोपी का मतलब ऐसा समझ सकते हो, तुम एक तुम्हारे स्टडी रूम के अंदर हो, आज क्या करो, मम्मी से लड़ाई हो गई, किससे, मम्मी से लड़ाई होगी। बेटा मैं मम्मी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो। तुमने इधर उधर किताबें फेंक दी, बिस्तर को फेंक दिया, मुझे नहीं पढ़ना, बर्तन वगैरह फेंक दिया इधर उधर, पूरा रूम खराब कर दिया, तो वो जो रूम बिखरा हुआ है ना, तो बोले तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है, बिखराव ज़्यादा है। बट जैसे पता चला पापा आ रहे हैं, पड़ेगी दो चार, तो हैंड टू हैंड क्या किया, जैसा सिस्टमेटिक मैनर में जो जहां था वहीं पे लगा दिया, बोले तो इवन और अच्छे से सेट कर दिया। तो बोले तो क्या कर दिया हमने, एंट्रोपी को कम कर दिया, डिसऑर्डरलीनेस या रैंडमनेस को कम कर दिया। तो जैसे ट्रॉफिक लेवल T1 से T2 गए हैं बेटा हम, तो हीट एनर्जी लॉस हुई है। तो हीट एनर्जी की वजह से यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है इनकी एनर्जी क्या हुई है बेटा, बड़ी है, तो इनके अंदर रैंडमनेस, मूवमेंट, क्योंकि एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी, तो उनके अंदर रैंडमनेस, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, बोले तो इधर उधर मूवमेंट बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ी है। अब अगर एक बात करें ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म पर आ रहे हैं हम। अब मान लो ये देखो, खाते पीते घर का एक बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनिज्म है बेटा, कैसा है ये, खाते पीते घर का एक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसकी बात करें, करोगे क्या, यस सर करेंगे, चलिएगा सुनिएगा बेटा। अगर इस ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो बोलिएगा इसको कांस्टेंट नीड है कि नहीं है एनर्जी सप्लाई की, दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। बोले तो मैं मैक्रो कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये कोई भी एनिमल हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, टॉप कंज्यूमर सब कुछ हो सकते हैं। तो ये मैक्रो कंज्यूमर है, इनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए किसकी, एनर्जी की। क्यों चाहिए बेटा, क्यों चाहिए इसको एनर्जी, टू सिंथेसाइज, बात करें तो क्या, टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल दे रिक्वायर्ड। बोले तो इनको कांस्टेंट एनर्जी क्यों चाहिए, टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर्ड। अगर जो भी मॉलिक्यूल्स की इनको रिक्वायरमेंट है, जो भी मॉलिक्यूल्स की इनको रिक्वायरमेंट है, उनको सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट एनर्जी। अरे सुबह खाया बेटा, ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, क्यों खा रहे हैं बार बार, क्योंकि हमको एनर्जी सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। जिससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नया बायोमास बना रहे हैं, नए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी इसके पास जा रही है, यहाँ पे जो एनर्जी इसके पास जा रही है, उन एनर्जी को यूज करके उन बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, बोले तो उनको कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहा है। अरे सिंथेसाइज करने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ले रहा है, एनर्जी आ रही है, बट उस एनर्जी का यूज कर रहा है अपने बॉडी के अंदर नया बायोमास बनाने के लिए। और जो अपना बायोमास बनाने में जो सक्षम हो पाता है, कैपेबल कितना परसेंट होता है, 10%, क्योंकि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी आती है उसका 10% नया बायोमास बनता है। और इसने 10% एनर्जी को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, नया बायोमास सिंथेसाइज कर लिया। बाकी बोल 90% का क्या होगा सर, लॉस। 90% क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसने क्या किया, जो कांस्टेंट सप्लाई आ रही है एनर्जी की इसको, उसका 10% तो इसने नया बायोमास बना लिया, अपनी बॉडी के अंदर नई सेल जनरेट कर ली, उन सेल को रिपेयर कर लिया, नया सेल का साइज बढ़ा लिया, सेल के नंबर बढ़ा लिए, तो बोले तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है, नया बायोमास बना, कितना
10% ही सक्षम हो पाया, बाकी 90% क्या हो गया बेटा, लॉस। बोले तो हीट एनर्जी की फॉर्म में इन्वायरमेंट में, नेचर में आ गया, जिससे इन्वायरमेंट के अंदर रैंडमनेस और एंट्रोपी या डिसऑर्डरलीनेस क्या हुआ है बेटा, बड़ा है। अरे बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये जो मैक्रो कंज्यूमर है, ये जो मैक्रो कंज्यूमर है, ये क्या कर रहा है एक प्रकार से, बोले तो मैं लिख दूं काउंटरएक्ट विद नेचर। क्या कर रहा है बेटा, काउंटर एक्ट विद नेचर, नेचर के साथ काउंटर एक्ट कर रहा है, क्योंकि नेचर के अंदर हम देख रहे हैं कि एनर्जी आ रही है तो उससे डिसऑर्डरलीनेस या रैंडमनेस बढ़ रही है अपने एटमॉस्फेयर की, अपने नेचर की। बट ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी यूज कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर जो भी है, हर कोई एनिमल कोशिश कर रहा है कि कुछ एनर्जी को लेकर वो क्या कर सके, उस एनर्जी को लेकर उसकी रैंडमनेस को, बोले तो उस एनर्जी को कम करने की कोशिश की जा रही है, बट वो उस कम करने में सिर्फ 10% ही सक्षम हो पाता है। बोले तो कम करने की कोशिश कर रहा है, बट सक्षम कितने हो जाता है, सिर्फ 10% ही एनर्जी को वो कम कर सकता है, बाकी 90% तो वापस नेचर में चली गई, जो कि रैंडमनेस को बढ़ा रही है। तो बोले तो मैक्रो कंज्यूमर काउंटरएक्ट विद द नेचर टू रिड्यूस डिसऑर्डरलीनेस, टू रिड्यूस डिसऑर्डरलीनेस, बोले तो रैंडमनेस को कम करने के लिए वो अपने नेचर के साथ काउंटरएक्ट कर रहा है। काउंटरएक्ट मतलब इसके साथ लड़ रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने बायोमास जो भी एनर्जी आई उसका 10% उसने रोका अपनी बॉडी के अंदर, नए बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज किए, 90% फिर भी लॉस हो गया। तो मैक्रो कंज्यूमर अपनी अर्थ के ऊपर कितने हैं, काउंट करो, कितने हर्बीवोर्स है, कितने प्राइमरी कंज्यूमर, बोले सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर, टॉप के कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर कितने हैं टोटल। अगर सभी ऑर्गेनिज्म को अपन कंसीडर करते जाए, हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, हर रोज कोशिश कर रहा है वो नेचर के साथ लड़ने की, बोले तो 10% एनर्जी को कम करने की, और इस प्रकार हर ऑर्गेनिज्म 10% को कम कर रहा है। बहुत हद तक ये नेचर की वो जो एंट्रोपी है, जो रैंडमनेस है, उनको क्या कर रहा है बेटा, वो कम कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा। वो उस रैंडमनेस को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, कम कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा। जैसे ही कम करेगा तो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, नेचर के अंदर बैलेंस बना रहेगा। अब अगर सर आप कह रहे हो 10% हर कर रहा है, तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म ने मिला पूरी अगर एंट्रोपी, पूरी एनर्जी को इन्होंने बोले तो इक्विलिब्रियम पर ले आए, पूरी रैंडमनेस जो अपने एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी को इक्विलिब्रियम पे ले आएगा, तो क्या होगा बेटा, जिस दिन ऐसा हो गया तो हमारी सबकी फाइल बंद हो जाएगी। हम सब सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। कैसे, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया तो अपने एटमॉस्फेयर नेचर के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी कि इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ के ऊपर, और हज़ारों, बोले तो हर सेकंड सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा, सब कुछ निपट जाएगा। क्लियर है। और इक्विलिब्रियम पे जैसे अगर हमने एग्जांपल दिया, हमारी बॉडी की सेल भी इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो गड़बड़ है। अगर हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो बेटा गैसियस एक्सचेंज बंद, रेस्पिरेशन बंद, और रेस्पिरेशन बंद तो तुम्हें पता ही है क्या फाइल खुलेगी कि बंद हो जाएगी। ओके चलिए बेटा, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बता रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बता रहा है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रही है तो मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है उससे एंट्रोपी बढ़ रही है, और उस लॉस के साथ कोई मैक्रो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, काउंटरएक्ट उस एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज अगर मैक्रो कंज्यूमर इसी टाइम पूरी नेचर से हटा दिए जाएं तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी बेटा। क्या मच जाएगी, तबाही, क्योंकि वो जो 10% एनर्जी को हर ऑर्गेनिज्म जो कम करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं हो पाएगी। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है बेटा, लॉस को। किसको बताता है, जो एनर्जी लॉस हो रही है, हीट जो लॉस हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ट्रॉपिक लेवल 1 T1 से T2 पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या हो जाती है, हीट लॉस हो जाता है। क्लियर है। क्यों आए थे मैक्रो कंज्यूमर, हमने पढ़ लिया, सिलेबस में नहीं है बट हमको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है इसलिए अपने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ फूड चेन, कि हमने जो फूड चेन बनाई है वो किस किस टाइप की हो सकती है। टाइप ऑफ फूड चेन, ध्यान से सुनिएगा, टाइप ऑफ फूड चेन। सबसे पहले टाइप ऑफ फूड चेन के अंदर है ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, या जिसको बोलते हैं बेटा प्रीडेटरी फूड चेन। बोले तो प्रीडेटरी फूड चेन का मतलब है जिसके अंदर प्रीडेशन होता है। जैसे अगर सिंपल एक दिमाग में तुम्हें बोले कि फूड चेन के बारे में सोचो, जो तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ इमेज बनती है बेटा वही फूड चेन एक ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन है।
जैसे अपने बोला कि फूड चेन के बारे में सोचो, दिमाग में ऐसा आया कि घास को कोई एनिमल खा रहा है, एनिमल को कोई कार्निवोर, कार्निवोर को कोई लोयन खा रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं आता बेटा, बताइए। अरे आता है ना। तो ये जो फूड चेन दिमाग में आ रही है क्या बेटा, प्रीडेटरी फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, बोले जहाँ प्रीडेशन करके मार के खाया जा रहा है वही क्या है, प्रीडेटरी फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको बेटा GFC बोलते हैं। इसको प्रीडेटरी फूड चेन PFC मत बोल देना बेटा, गलत हो जाएगा, इसको PFC नहीं बोलते, इसको GFC ही बोलते हैं। जैसे अगर बात करें इसके अंदर क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर स्मॉल होगा बट कंज्यूमर क्या होगा, लार्ज। जैसे अगर प्लांट की बात करें वो स्मॉल होगा और कंज्यूम करने वाला क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। जनरली की बात चल रही है बेटा, ऑलवेज ये लागू नहीं होगा। जनरली प्रोड्यूसर स्मॉल होता है, कंज्यूमर लार्ज होता है। एग्जाम्पल अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रास को रेबिट को वोल्फ और लॉयन खा रहा है, तो ये कैसी है बेटा, प्रीडेटरी फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन है। बोले तो ग्रास को खाया रेबिट ने, रेबिट को खाया वोल्फ ने, वोल्फ को खाया लोयन ने। बोले तो सभी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से बेटा प्रीडेशन कर रहे हैं, तो प्रीडेशन कर रहे हैं तो प्रीडेटरी फूड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। तो ये है ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन। ये तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की देख ली। अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स पे फीडिंग करने वाले स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन शिकार कर रहे हैं, जूप्लैंक्टॉन, जूप्लैंक्टॉन्स को कौन निपटा रहे हैं, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन निपटा रही है, लार्ज फिश। तो बोले तो क्या किया जा रहा है, प्रीडेशन हो रहा है, शिकार हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन। डन। तो ये थी ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट फूड चेन है बेटा पैरासिटिक फूड चेन, इसको बोलते हैं हम PFC। पहले ही मैंने बोला है कि प्रेडेटरी फूड चेन को PFC नहीं बोलना, PFC बोलते हैं किसको, पैरासिटिक फूड चेन। बोले तो पैरासाइट का मतलब अच्छे से जानते हो कि पैरासाइट क्या होता है। अगर बात करें तो प्रोड्यूसर लार्ज है पर स्मॉल कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर कौन है यहाँ पर, पैरासाइट है। अगर मान लो ह्यूमन के ऊपर लाइस है, ह्यूमन के ऊपर लाइस है तो क्या है, ह्यूमन लार्ज है, लाइस क्या है, स्मॉल है, पैरासाइट है। तो जनरली लार्ज प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर स्मॉल होगा। मैं जनरली बोल रहा हूँ बेटा, ऑलवेज नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट जिसका अगर एग्जाम्पल देखें, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे ट्री, एक पेड़ की बात करें, एक ट्री पर क्या है बेटा, बर्ड्स, और बर्ड्स के ऊपर क्या मान लो क्या हो, पैरासाइट। तो ये किस प्रकार की चेन होगी, पैरासिटिक फूड चेन होगी। कैसी होगी, पैरासिटिक फूड चेन। बोले ट्री पे बर्ड्स, बर्ड्स पे पैरासाइट। तो ट्री पे फीडिंग कौन कर रही है, बर्ड्स। बोले तो उसके क्या खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, उसके फ्लावर से नेक्टर सक कर रही है, कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो बोले तो क्या बेटा, ये पैरासाइट है। क्या प्लांट को मार के खा रही है, नहीं, पूरे प्लांट को नहीं मार रही है। तो क्या पैरासाइट, पैरासाइट क्या कंज्यूम कर, कहाँ पे फूड कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, बर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं। तो ये क्या होगी बेटा, पैरासिटिक फूड चेन। क्लियर है ना। तो पैरासाइट के कंसिडर करके जो फूड चेन बना रहे हैं वो पैरासिटिक फूड चेन है। नेक्स्ट है बेटा डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस का मतलब समझते ही हो, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड या बोले तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बेटा, डेट्राइटस होता है। या बोले तो जिसको सेप्रोफिटिक फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। बोले तो नॉर्मल फूड चेन, इसको बेटा हम कंसीडर, नॉर्मल फूड चेन के अंदर हम इसको कंसीडर नहीं करते। बोलिए क्लियर है। नॉर्मल फूड चेन के अंदर पूरी लाइन लिखना बेटा, गलत लिख दी थोड़ी सी, इस लाइन को करेक्ट करना है। इसका लाइन का मतलब है नोट considered in normal food chain, not considered in normal food chain, not considered in normal food chain में लिख देता हूँ, not considered in normal food chain। तो नॉर्मल फूड चेन के अंदर इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि डीकम्पोजर को हम फूड चेन में ऐड नहीं करते हैं। फिर भी अगर कभी आ जाए, बनानी पड़ जाए, मजबूरी हो तो बनाएंगे। बट एक चीज़ मैंने और लिखी बेटा, 10% एनर्जी फ्लो वाज नॉट एप्लीकेबल, वर नॉट, या बोले तो लो नॉट एप्लीकेबल इन दिस फूड चेन। 10% एनर्जी फ्लो लो नॉट एप्लीकेबल इन दिस फूड चेन, इस फूड चेन के अंदर 10% लो एनर्जी एप्लीकेबल नहीं होगा। बोले तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी वो लो यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब समझ में आया सर क्यों लागू नहीं होगा, सुनिएगा बेटा। 10% लो एप्लीकेबल वहीं पे होगा जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हो। 10% जो लो है कि जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो 10% वहीं लागू होगा जहां पर प्रोसेस क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस होगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेस किसका कैरेक्टर होता है,
लिविंग का, तो लिविंग टू लिविंग जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं 10% एनर्जी लो। क्लियर है। बट यहाँ पे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपना फूड कर रहे हैं, तो यहाँ कोई एनर्जी की लिमिटेशन नहीं है, 10% एनर्जी का कोई रूल नहीं है, जितना डिकम्पोज होगा उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसलिए यहाँ पे 10% एनर्जी लो एप्लीकेबल नहीं होगा। 10% लो ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर लिविंग सिस्टम। और ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि जब सन से प्रोड्यूसर के पास आ रही है तो वहाँ 10% एनर्जी लो लागू नहीं करना, 10% लो लागू वही करना है लिविंग टू लिविंग। किसी को मार के खाया जा रहा है, किसी का शिकार करके खाया जा रहा है, तो वहीं पे लागू होगा। क्लियर है। अगर डेट्राइटिस फूड चेन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में डेट्राइटस बोले तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर, इनके ऊपर कौन काम करे, बैक्टीरिया या फंजाई। और जहाँ बैक्टीरिया और फंजाई आ गए वहाँ पर फूड चेन क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, फूड चेन स्टॉप। बस इतनी ही होगी। ये हो गया ट्रॉफिक लेवल इनके लिए T1, ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गया T2। बट बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ सकता है कि ट्रॉफिक लेवल T1 पर कौन होते हैं, बताइए। ट्रॉफिक लेवल T1 क्वेश्चन आया बेटा कि अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूँ कि ट्रॉफिक लेवल T1 पर कंसिडर करते हैं, बोलना बेटा प्रोड्यूसर, सेकंड ऑप्शन डीकम्पोजर, थर्ड ऑप्शन बोथ। बोलो किसको कंसिडर करेंगे, बोलिएगा आंसर, सोचिएगा। ट्रॉफिक लेवल T1 पर बेटा हमें बताना है प्रोड्यूसर, किसको बताना है, प्रोड्यूसर। प्रायोरिटी को हमें हमेशा प्रोड्यूसर को ही देनी है। सर बोथ क्यों नहीं देनी है, नहीं देनी क्योंकि जनरली हम T1 को ट्रॉफिक लेवल पे कंसीडर नहीं कर रहे, फूड चेन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर हमें फूड चेन दे दे कि ये एग्जाम्पल है डेट्राइटस और बैक्टीरिया फंजाई इस पर फीडिंग कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल T1 किसका होगा। दो हम एग्जाम्पल देंगे, T1 किसका होगा बेटा, T1 किसका होगा, डीकम्पोजर का। अदरवाइज जहां कहीं पे भी आंसर करना पड़े, ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज ऑक्यूपाइज बाय, ट्रॉफिक लेवल T1 ऑलवेज ऑक्यूपाइज बाय प्रोड्यूसर्स। डन। चलिए बेटा, अगर ये फूड चेन हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनवाएं तो बोले तो डेट्राइटस, क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटस नहीं होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल होगा। फिशेज मरती है, प्लांट का डेड पार्ट होता है या उनका वेस्ट मटेरियल होता है, डेट्राइटस होता है। उनके ऊपर काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई। बेटा बैक्टीरिया और फंजाई यहां तक क्या चल रही है अपनी है डेट्राइटस फूड चेन। बट एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई को खाने के लिए कौन है, लार्वा ऑफ मोलस्का एंड निमेटोड्स। जो मोलस्का और जो निमेटोड्स है उनके लार्वा बैक्टीरिया और फंजाई को खाते हैं। और उनको खाते हैं कौन, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाती है बेटा, लार्ज फिश। और इधर स्मॉल फिश का एरो दिखाया, ये हो सकता है बेटा क्या हो, बर्ड्स खा जाए। इनको कौन निपटा दे, बर्ड्स। लार्ज स्मॉल फिश को बर्ड्स भी खा सकती है और लार्ज फिश भी खा सकती है। तो अगर हम यहाँ देखें बैक्टीरिया और फंजाई के बाद अगर हमने फूड चेन बनाई है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है सर ये डेट्राइटस तो नहीं है। बेटा बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन GFC। यहाँ तक क्या है, मैं सिंपल बना देता हूँ। जो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, DFC, बट यहाँ सेकंड वाला क्या है, GFC। तो बोले DFC एंड GFC आर इंटरकनेक्टेड। यस बेटा, इकोसिस्टम एक्वेटिक के अंदर GFC एंड DFC आर इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ तक अगर डेट्राइटस से बैक्टीरिया फंजाई तक अपन कंसिडर करते हैं तो यहाँ तक 10% लो एनर्जी लो एप्लीकेबल, बोलो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बट इसके बाद में जहां लिविंग सिस्टम आना शुरू हो गया तो 10% लो एप्लीकेबल होगा और वो GFC की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है। तो इन एक्वेटिक एरिया DFC इंटरकनेक्ट विद GFC। एक्वेटिक एरिया में DFC इंटरकनेक्ट होती है किसके साथ, GFC के साथ, ग्रेजिंग फूड चेन के साथ। हमें याद रखना है ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है, डेट्राइटस से स्टार्ट होने वाली फूड चेन क्या होगा, डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर है। चलिएगा, आज नेक्स्ट टॉपिक है अभी फूड वेब। फूड चेन अपने पढ़ लिया है, इसके बाद क्या है, फूड वेब। तो बोलो फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अभी एक लाइन लिखूंगा बेटा, मैं लाइन लिख रहा हूँ ध्यान से। बेटा शौक में मत आ जाना, घबराना नहीं है, हिम्मत रखिएगा बेटा, हिम्मत रखोगे सब कुछ होगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फूड चेन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। ओ भाई ये क्या बोल दिया सर, फूड चेन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर।
बोले तो फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओ इतनी देर सर फूड चेन करते आ रहे, तो अब ये क्या हो गया बेटा, नेचर के अंदर फूड चेन, आइसोलेटेड फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, नेचर के अंदर नहीं करती। नेचर के अंदर तो मिलता है क्या बेटा, फूड वेब मिलता है। बोले तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, कि बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड रहती है अपनी नेचर के अंदर, तो उसको बोलते हैं बेटा फूड वेब। क्लियर है? चलिए एक लाइन और लिख रहा हूं, फूड वेब से क्या फ़ायदा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अभी मैं पहले लिख देता हूं, एक्सप्लेन करूंगा। बोले तो फूड वेब का ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी, किस चीज़ की, फैसिलिटी ऑफ टेस्ट एंड चॉइस के अकॉर्डिंग उसको फूड मिलेगा। कैसे बेटा, देखिएगा, अच्छे से समझा रहे हैं, फूड वेब को मज़ा आना चाहिए बेटा। क्या बोला कि फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में, तो कौन करता है, फूड वेब। आइसोलेटेड फूड चेन, हम नेचर की बात कर रहे हैं बेटा। अगर एक्वेरियम की बात करोगे, जैसे ह्यूमन मैड जो आपने बोला था, जिसको ह्यूमन स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ अकेली फूड चेन चल सकती है। जैसे घर पे एक्वेरियम अगर फिशेज वाला लाए हो तुम, उसके अंदर दाने वगैरह डालते हो, फिश वगैरह है, तो वो एक आर्टिफिशियली फूड चेन चल रही है, वो अकेली फूड चेन है। बट नेचुरल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होगा। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, चलिएगा चर्चा करते हैं। ये बेटा क्या है, ये क्या है, प्लांट्स है कि नहीं है। प्लांट्स के साथ चलो मैं कुछ ग्रासेस भी लगा देता हूँ, हर्ब शर्ब ये ट्री सब कुछ लगा दिए। तो बोले बेटा क्या है, प्लांट्स है। बोले तो प्रोड्यूसर है कि नहीं है, ये है आज प्रोड्यूसर कुछ भी हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल में अगर रखना चाहूँ तो बेटा क्या रखूँ, इनको T1 पे रखूँ। आज T1 को अगर बात करें, ए भी खा सकता है, पी भी खा सकता है, एक्स भी खा सकता है और 1 भी खा सकता है। यहाँ APX1 मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को दर्शाया है, इतने सारे किसके नाम लिखता है, इसलिए मैंने ABCPQRS की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको ए भी खा सकता है, पी भी खा सकता है, एक्स भी खा सकता है और 1 भी खा सकता है। क्लियर है? ए को मानो बी खा रहा है और सी खा रहा है, QR मतलब ए फूड चेन अपने बनाई है कि अगर प्लांट को ए खा रहा, ए को बी खा रहा, बी को सी खा रहा, पी प्लांट को पी खा रहा, क्यू खा रहा, आर खा रहा, फिर एक्स वाई जेड 1 2 3, इस प्रकार अगर नॉर्मल बहुत सारी फूड चेन बनाई है। बट नेचर के अंदर आइसोलेटेड फूड चेन नहीं होती है, तो क्या होती है, इंटरकनेक्टेड। कैसे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आज T1 को ए भी खा रहा है, पी भी खा रहा है, एक्स भी खा रहा है, 1 भी खा रहा है। अब P1 बहुत बता सकते हो, APX एंड 1, क्या मैं बोल दूं बेटा ये T2 है सारे के सारे, बोले तो हर्बीवोर, अरे मैं बोल दो, क्या बोल दूं, हर्बीवोर्स है APX एंड 1। यस सर बिल्कुल। चलिएगा आज पता चला, देखना, मान लो आज हम कंसीडर कर रहे हैं आर क्या है, टॉप कंज्यूमर है। आज आर को क्यू नहीं मिला बेटा, मान लो इस नेचर से क्यू गायब हो गया। अगर नेचर से क्यू अगर गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो क्या बोलिएगा, आज आर मर जाएगा क्या, आज आर मर जाएगा क्या, आज आर नहीं बोले, आज आर नहीं मरेगा बेटा। आज आर क्या बोलेगा, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, इस जमाने में तू अकेला तो नहीं, किसी और को खाएंगे, जिंदा रहेंगे। तो आज क्यों नहीं मिला आर को, तो आर ने बेटा किसको निपटा दिया, बोला तू नहीं तो कोई और सही, ए तू आजा। अरे ए नहीं मिला तो बोला बेटा बी तू आजा, अरे आजा चल बेटा, बोला ये नहीं तो बेटा वाई आजा, ये नहीं तो एक्स आजा, बोला तो 2 आजा, बोला तो 1 आजा, अरे कोई सा भी आ जाओ मेरे तो चलेगा। आज घूमता घूमता सामने बी आया, निपटा दिया। कल घूम रहा था वाई आया, निपटा दिया। एक दिन घूम रहा 1 आया, उसको भी निपटा दिया। तो बोले तो ये फूड अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग या चॉइस के हिसाब से टेस्ट चेंज कर करके खा रहा है, चेंज कर करके खा रहा है। अगर मान लो बेटा यहाँ पे अपन प्लांट पी, ये हो गया बेटा पी से यहाँ पे याद रखना प्लांट्स है, इसको पी क्यू, अगर आर ऐसा होता, मान लो आज में यहाँ से क्यू अगर गायब हो जाता तो आर किसको खाता, आर किसको खाता, पी को खाता, और कुछ टाइम बाद पी भी गायब हो जाता, तो क्या आर फिर बाद में बेटा घास खाता, अरे बोलो। तो आज ऐसा नहीं होगा, आर नहीं मरेगा, आज कहेगा मैं जिंदा रहूँगा, मैं सबको निपटाऊंगा। जैसे और किसको निपटा सकता है, जैसे बेटा अगर बी की बात करें, बी किसको खा सकता है, ए को भी खा सकता है और बी को भी खा सकता है, सी क्यू को भी खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, और सी पी को भी खा सकता है, अरे खा सकता है। आज पी को वाई भी खा सकता है, क्यू को जेड भी खा सकता है, 2 को जेड भी खा सकता है, वाई को 3 भी खा सकता है, 1 को एक्स भी खा सकता है, एक्स को क्यू भी खा सकता है।
अरे समझ गए ना कितना इंटरकनेक्शन हो रहा है। तो बोले तो नेचर के अंदर बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड फूड चेन ही क्या कहलाती है बेटा, फूड वेब कहलाती है। डन, बोलो क्लियर है। अगर आज एक फूड चेन से अगर अपन वो नॉर्मल फूड चेन पढ़ते आए थे कि ग्रास है सर, रेबिट है सर, वोल्फ है सर, लोयन है, तो बोलो रेबिट को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये गायब हो गया, तो वोल्फ और लोयन क्या घास खाएंगे क्या? अरे बेटा खुद मर जाएंगे, खुद मर जाएंगे, फूड चेन खत्म, इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता, नेचर के अंदर सारी की बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड रहती है। क्लियर है? चलिए बेटा, अब अपने ट्रॉफिक लेवल T1 T2 T3 बनाया है। यहाँ पे क्या बता सकते हो बेटा, एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, बताओ ये कौन बताएगा कि यहाँ पे जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है वो ट्रॉफिक लेवल T1 से T4 की ओर जा रहा है। क्या बता सकते हो आज ये एनर्जी ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है बेटा, यूनी डायरेक्शनल है कि मल्टी डायरेक्शनल? ये क्वेश्चन जिसने बताया मतलब समझ में आ रहा है, यूनी डायरेक्शनल है कि मल्टी डायरेक्शनल? बेटा मन में बोलिए अपने, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, बस सर 3 सेकंड, बिल्कुल पॉज करके सोचिएगा क्या आंसर देना चाहोगे, यूनी डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल? सर दिमाग में क्वेश्चन आया, बट बेटा जो दिमाग में तुम्हारे आया वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो हम सोचते वैसा होता नहीं है बेटा। यहाँ यूनी डायरेक्शनल नहीं रे बेटा, यहाँ यूनी डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा। अरे हमने बताया एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। सर मजा नहीं आया, कैसे यूनी डायरेक्शनल कैसे हो रहा है? हो रहा है बेटा, देखिएगा। आज जो T1 की बात करें, क्या बोलो T1 क्या है यहाँ पर? सर ट्री भी हो सकता है, यस, हर्ब भी हो सकता है, अरे यस, सर श्रब भी हो सकता है, यस, ग्रास भी हो सकता है, बिल्कुल। बट ट्रॉफिक लेवल T1 प्रोड्यूसर है कि नहीं? आज बात करें अगर T2 की, तो T1 को कौन खा रहा है बताइए? T1 को कौन खा रहा है? अरे कौन खा रहा है? आज A खा रहा है, P खा रहा है, Q खा रहा है, 1, अरे सॉरी Q नहीं, A P X एंड 1। T2 A भी हो सकता है, P भी हो सकता है, X भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अरे खा रहा है। और T3 पे कौन हो सकता है? B Q Y Z, B भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और Z। और आज T4 पे बेटा C भी हो सकता है, R भी हो सकता है, Z भी हो सकता है और 3B। अगर एनर्जी ट्रांसफर की अगर हम बात करें, बोलो बेटा क्या T1 से T2 T2 से T3 कहाँ पे जा रही है? अगर सर एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, हम कोशिश करते हैं बेटा समझने की। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं यूनिडायरेक्शनल हो रहा है कि नहीं। मान लो आज 1 को खाया, प्लांट को खाया 1 ने, चलिए देखते हैं प्लांट कौन से ट्रॉफिक लेवल पर, T1। क्या बोलो X खा सकता है 1 को? नहीं सर, दोनों हर्बीवोर है, नहीं खा सकते। क्या 1 को मान लो Y ने खा लिया? यस सर। जैसे एनर्जी ट्रांसफर गई Y पर, Y कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, T1 की T2? सर T2। ओके बेटा, जो Y को कौन खाएगा? क्यों Q खा लेगा? नहीं बेटा, सेम ट्रॉफिक लेवल पे नहीं खाएगा, कौन खाएगा? टॉप कंज्यूमर। बोले तो मान लो X ने खा लिया, तो एनर्जी बोलो कहाँ से? सर इस डायरेक्शन में चली गई। अरे चली गई है, इस डायरेक्शन में आई है कि नहीं आई? तो बोलो ट्रॉफिक लेवल T1, ये T2 T3 T4, कहाँ से कहाँ गई है? T1 से T4 की ओर। यही मान लो T1 को खाया, प्लांट को 1 ने खाया, 1 को 2 ने खाया, 2 को 3 ने खाया, बोलो डायरेक्शन T1 T2 T3 एंड T4। अरे हुआ। चलिए बेटा, आज 1 को मैं Q को खिला दो, खिला दे बेटा, ले 1 को खिला दो, Q को खिला दो R को, तो बोलो T1 से 1 क्या है बेटा? T2, Q क्या है? T3 और R क्या है? T4। तो एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू ट्रॉफिक लेवल, बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल। T1 T2 T3 T4, एनर्जी ट्रांसफर T1 से T4 की ओर ही होगा। क्लियर है? और T1 से T4 की ओर है, मतलब कैसा हो रहा है? यूनी डायरेक्शनल। बेटा फूड वेब के अंदर एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज यूनिट डायरेक्शनल, बट डिफरेंट पाथ। पाथ क्या है बेटा? अलग अलग, यूनिडायरेक्शनल बट डिफरेंट पाथ। तो एनर्जी फ्लो चाहे फूड चेन हो चाहे फूड वेब हो, ऑलवेज आकार यूनिडायरेक्शनल। बट फूड वेब की बात करें तो मल्टीपल पाथ या डिफरेंट पाथ। यहाँ पर पाथ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 1 से Q R की ओर गया, यहाँ T1 से 1 X Z गया, 1 Y Z, 1 2 3 किधर से भी जाए बेटा, पाथ अलग अलग हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होगी, T1 T2 T3 एंड T4। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अगर नेचर में फूड चेन होती तो गड़बड़ हो जाती क्या? बिल्कुल हो जाती। अगर बेटा नेचर के अंदर अकेली फूड चेन होती, ग्रास, वही एग्जांपल यूनिवर्सल, रेबिट,
वोल्फ एंड लोयन। अगर अकेली फूड चेन ही होती तो क्या होता, जिस दिन अगर आर मर गया तो इसके पीछे वाले शेर को मरना पड़ेगा। लोयन कहेगा सर प्लीज़ प्लीज़ तुम मत मरो ना, वरना तो मैं भी निपट जाऊंगा। बट आज ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचर के अंदर फूड चेन तो होती नहीं है, फूड वेब होती है। तो फूड वेब होती है तो आज अगर आर एक्सटिंक्ट भी हो गया तो आज लोयन मरेगा नहीं। अरे मरेगा नहीं, जैसे झुकेगा नहीं तो इसी प्रकार लोयन आज मरेगा नहीं। तो बोले तो लोयन कहेगा तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस ज़माने में तू अकेला तो नहीं। अरे बोलेगा तुम्हें भी यही बोलना है बेटा, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत करे तो बोल देना तू नहीं तो कोई और सही, इस ज़माने में तू अकेली हंसी तो नहीं। अरे ठीक है, चलिए बेटा इंपॉर्टेंट आगे क्या लाइन लिखी है, एज मच एज फूड वेब कॉम्प्लेक्स आर देयर, एज मच एज इकोसिस्टम इज परमानेंट एंड स्टेबल, सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम डजंट डिजनरेट नेचुरली एंड कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। सर लिख दिया आपने, समझ में नहीं आया, समझने के लिए हम बैठे हैं बेटा, समझाने के लिए हम बैठे हैं। आ जाइए इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इसी महत्वपूर्ण बिंदु की हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर बात करें, हमने एक वर्ड लिखा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में तुम लोगों को बच्चा पार्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि होम्योस्टेसिस से हमारी नेचर हो, चाहे बेटा हमारी बॉडी हो या चाहे हमारी जिंदगी हो, हम हर बंदा हर दुनिया में जो नेचर के अंदर हर ऑर्गेनिज्म या इवन नेचर भी लगी हुई है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। बोले तो होम्योस्टेसिस का मतलब है एक प्रकार से कांस्टेंट बनाए रखे अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, जैसे नेचर है, नेचर अपने अंदर बैलेंस बनाए रखे, या अपनी बॉडी की बात करें तो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पढ़ा था अपने कि इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या है, होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस वर्ड इकोसिस्टम के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कि अगर बेटा फूड चेन नहीं है, फूड वेब अपने नेचर के अंदर है, तो फूड वेब की वजह से क्या मिल रहा है, होम्योस्टेसिस मिल रहा है नेचर को। बोले तो होम्योस्टेसिस इज द सेल्फ रेगुलेशन पावर ऑफ एन इकोसिस्टम दैट रेजिस्ट चेंज। सेल्फ रेगुलेशन पावर ऑफ एन इकोसिस्टम दैट रेजिस्ट चेंज, जो चेंज होने से रोक रही है। कैसे, अगर बेटा ये जो अपने फूड वेब बनाई है, ये फूड वेब बनाई है, तो अगर आज ABC फूड चेन होता, प्लांट ABC होता तो हमेशा C B को ही खाता, A को ही खाता, बट ओवर एक्सप्लॉइट होता तो A और B एक्सटिंक्ट हो जाते। बट आज नेचर में ऐसा नहीं है, C B को खाए जरूरी नहीं, आज C Q को भी खा सकता है, Y को भी खा सकता है, 2 को भी खा सकता है, अरे 2 को, Y को, Q को, B को खा सकता है। इसलिए आज B मरेगा नहीं, B एक्सटिंक्ट नहीं होगा, B का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, B आज सर्वाइव करेगा। अगर B के नंबर कम हो गए, बेटा बताना, एक जंगल में राजा रहता था, शेर रहता है, अब वो शिकार पे गया। अब जब वो शिकार पे गया, फूड खाने गया, क्या बता सकते हो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा, कौन सा जानवर मिलेगा जंगल में? अब दिमाग में आ रहा है सर कौन सा, सर हिरण मिलेगा। अरे नहीं, इतना मत सोच बेटा, कौन सा मिलेगा? क्या मैं ऐसा बोल दूं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलने की उसकी होगी जिसके नंबर सबसे कम होंगे कि ज्यादा अपने फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी लोयन को सबसे पहले किसकी होगी, जो अपने फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होगा। अरे जो सबसे कम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो सबसे ज्यादा मिलने की जिसके चांसेस होंगे, शेर उसी को खाएगा, मस्त रहेगा। तो बोले जिसके नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं उसके नंबर को बेटा वो बैलेंस कर रहा है, और जिनके कम हो रहे हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है लोयन को मिलने की या किसी कार्निवोर को मिलने की, तो उसको टाइम मिल रहा है अपने नंबर बढ़ाने का। अगर एक ही फूड चेन होती तो आज लोयन कुछ भी कर लो, वोल्फ को ही ढूंढेगा, रेबिट को ही ढूंढेगा, अगर ये नहीं मिले तब तक रुकेगा नहीं साला, समझ रहे हो ना? तो जो नंबर ज्यादा होंगे प्रोबेबिलिटी उसकी होगी फॉरेस्ट में सबसे पहले मिलने की, उसी को निपटाया जाएगा। तो उसके नंबर बढ़ने से रोक रहा है कौन, एक टॉप कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर। और जो कम है उसको टाइम मिल रहा है क्या, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। तो बोले तो इकोसिस्टम में क्या रह रहा है बेटा, बैलेंस रह रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना कोई आज एक्सटिंक्ट हो रहा है, यही ये लाइन बोलती है। बोले तो होम्योस्टेसिस का मतलब अगर किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी, मतलब बेटा क्या मैं बोल दूं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, लिविंग की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। एक जगह 2 स्पीसीज मिल रही है, एक जगह 50 मिल रही है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ है, जहां 50 मिल रही है। अगर कोई इकोसिस्टम ऐसा है नंबर ऑफ स्पीसीज जहां ज्यादा है तो वहां बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो बोलो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी तो फीडिंग इंटरकनेक्शन उतने कम होंगे कि ज्यादा, अरे ज्यादा होंगे। अरे आज एक रेबिट ही होता, लेकिन रेबिट की जगह आज रेबिट भी है, गोट भी है, शीप भी है,
काऊ भी है बेटा और हर्बीवोर भी है। तो बोले तो फीडिंग इंटरकनेक्शन क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर बेटा फीडिंग इंटरकनेक्शन बढ़ने का मतलब फीडिंग चॉइसेस भी क्या होगी, बढ़ेगी एनिमल के पास। अगर फीडिंग चॉइसेस बढ़ी तो फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फूड वेब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगी और फूड वेब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी होम्योस्टेटिक पावर इकोसिस्टम की उतनी ही ज्यादा होगी। बोले तो इकोसिस्टम मोर स्टेबल एंड इकोसिस्टम क्या हो गया बेटा, परमानेंट। क्या होगा बेटा, परमानेंट। बोले डैमेज नहीं होगा क्योंकि और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा बेटा किसी भी स्पीशीज का। अब हर एक स्पीशीज बिल्कुल बैलेंस में रहेगी और ये इकोसिस्टम चलता रहेगा। जो स्पीशीज कम हुई, प्रोबेबिलिटी कम है किसी भी कंज्यूमर को मिलने की, तो उसके नंबर बढ़ेंगे। जैसे बढ़े कंज्यूमर को मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, उसके नंबर को कांस्टेंट रखा जाएगा। बट सर ऐसा लोइन के नंबर बढ़ जाए तो, ऐसे अगर लोइन के नंबर बढ़ जाए तो नुकसान हो गया। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। जो हायर जो कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर है, उनका उनका बेटा टॉप कंज्यूमर है। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर अगर सब लोइन सबको निपटा रहा है, सबको निपटा रहा है, लोइन के नंबर क्यों नहीं बढ़ते। अरे क्यों नहीं बढ़ते बेटा, क्योंकि इनका बायोटिक पोटेंशियल क्या है, कम है। बायोटिक पोटेंशियल क्या है, कम। दिमाग में सर बायोटिक पोटेंशियल क्या है, अरे बेटा बायोटिक पोटेंशियल आगे डेफिनेशन भी मैं ऐड करवाऊंगा, तुम्हें लिखवाऊंगा। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब सीधा सा फंडा याद रखना, अगर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाए। मोस्ट फेवरेबल का मतलब है खाना पीना रहना सब कुछ फुल है किसी ऑर्गेनिज्म के पास, उसको बोल दिया जा रिप्रोडक्शन कर। और अब रिप्रोडक्शन करके जितने बच्चे पैदा कर सकता है, जितने बच्चे मैक्सिमम पैदा कर सकता है, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल होगा। तो बोले तो लोयन का और बोले तो हायर ऑर्गेनिज्म का जैसे ह्यूमन बीइंग का बायोटिक पोटेंशियल कम है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम है। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम है बोले तो ऑर्गेनिज्म को पैदा करने की कैपेबिलिटी कम है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा पैदा नहीं करता, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा पैदा नहीं करता, कम करता है। प्रोजनी की नंबर एक एट ए टाइम कितनी बर्थ करते हैं, क्या ह्यूमन बीइंग के 8-10 बच्चे पैदा होते हैं, बताइए। क्या लोयन 8-10 बच्चे पैदा करता है, नहीं बेटा, एक दो पैदा होते हैं। तो बोले तो नंबर टाइम बोलिएगा, बच्चे पैदा करने में ह्यूमन को कितना टाइम लगेगा। अरे पूरा लॉकडाउन निकल गया था इस चक्कर में, कोरोना में 1-1 साल लग गया था। ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने में, 2-2 महीने में बच्चे होने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। पता चला कोरोना के अंदर ही हम टॉप मोस्ट वर्ल्ड के अंदर टॉप करने लग गए। जैसे डायबिटीज मिलाइटस के अंदर आज बताया था बेटा आपने कि टॉप कर रहा है, तो उसी प्रकार पॉपुलेशन में बस कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की ओर से। बोले तो हम टॉप करने वाले हैं। तो इसी प्रकार बोले तो इनका बायोटिक पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि जो न्यू बॉर्न है, जो प्रोजनी आने वाली है बेटा, उस प्रोजनी को पैदा होने में टाइम लगता है। जैसे 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने एक लॉन्ग टाइम हो गया। बट वहीं अगर हम बात करें बेटा, चाहे रेबिट की बात करें, गोट की बात करें, जो हर्बीवोर्स है उनके अंदर टाइम कम लगता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। इसलिए जो टॉप के कंज्यूमर होते हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर में वो है ही इस प्रकार से, उनका बायोटिक पोटेंशियल कम होता है। क्लियर है, ये था बेटा बायोटिक पोटेंशियल के बारे में, फूड वेब के बारे में। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी उतना ही स्टेबल अपना इको सिस्टम होगा। क्लियर है ना। चलिए बेटा अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स।